गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने कवर किया था कि वेल स्टिमुलेशन क्या होता है और कौन कौन सी वेल स्टिमुलेशन टेक्निक्स होती है। ठीक है, तो पिछले में अपने देखा था कि 3 टाइप्स की वेल स्टिमुलेशन टेक्निक्स होती है, जिसमें अपन ने देखा था मैट्रिक एसिडाइजेशन, देन एसिड फंक्शनिंग एंड देन वो एसिड फंक्शनिंग अपन को पता था कि अपन ने कार्बोनेट के लिए यूज किया था। मैट्रिक एसिडाइजेशन बेसिकली सैंडस्टोन मैट्रिक्स के लिए यूज किया था। देन उन दोनों के लिए किस टाइप का एसिड यूज करेंगे, कौन सा एसिड अपन किस लिए यूज करेंगे, ये सब देखा था। देन उसके अलावा अपन ने कवर किया था पिछले वीडियो में कि कौन कौन से एडिटिव्स है वो एसिड के साथ अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो वो सब देखा था। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स देखे थे जो भी एसिड की रिएक्शन रेट है उसको अफेक्ट कर रहे थे, ये सारा कवर किया था। आज अपन देखेंगे कि जो भी सैंडस्टोन की मैट्रिक्स जो मैट्रिक एसिडाइजेशन की बात कर रहे थे उसको अपन डिजाइन कैसे करते हैं, उसकी डिजाइनिंग कैसे होती है, और इस डिजाइनिंग में हर बार गेट में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो अपन वो एक न्यूमेरिकल भी इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि सैंडस्टोन मैट्रिक एसिडाइजेशन की डिजाइनिंग में कौन कौन से फैक्टर्स को आप कंसीडर करेंगे, कौन कौन से कंसीडरेशन अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो सैंडस्टोन जो एसिडाइजिंग डिजाइन है और या सैंडस्टोन एसिडाइजिंग है उसका मेन पर्पस क्या होता है, बेसिक पर्पस होता है to remove the damage to the sandstone near the wellbore that occurred during the drilling and well completion process। तो अपन ने देखा था कि कोई भी वेल स्टिमुलेशन टेक्निक्स अपन कब यूज करते हैं या कब अप्लाई करते हैं, जब अपना नियर वेलबोर जो भी फॉर्मेशन डैमेज हुआ है, जब वेल कंप्लीशन प्रोसीजर हुआ है या फिर वेल ड्रिलिंग हुई है, तब जो भी वेल कंप्लीशन फ्लूइड की वजह से या फिर ड्रिलिंग फ्लूइड की वजह से नियर वेलबोर का जो रीजन था उसकी परमेबिलिटी कुछ डैमेज हुई है। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए जनरली अपन एसिडाइजेशन टेक्निक्स यूज करते हैं। ठीक है, the acid treatment is only necessary when it is sure that formation damage is significant to affect the well productivity। अब ये जो एसिड ट्रीटमेंट है या वेल स्टिमुलेशन टेक्निक्स है, ये तभी नेसेसरी कंपलसरी है या अपन उसको अप्लाई करेंगे जब अपन को पता है कि जो अपना वेल का प्रोडक्शन है वो ज्यादा अफेक्ट हो रहा है या उसको इम्पेयर कर सकता है या वो अफेक्ट हो रहा है वेल प्रोडक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन डैमेज, यानी कि फॉर्मेशन डैमेज जो हुआ है वो सिग्निफिकेंट है, वो इतना सिग्निफिकेंट है कि वो अपने वेल के प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई अपन उसको एसिड ट्रीटमेंट को कंसीडर करेंगे कि हाँ इसमें अपन को एसिड ट्रीटमेंट करना है ताकि नियर वेल पर जो भी फॉर्मेशन डैमेज है उसको अपन रिमूव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट ए मेजर फॉर्मेशन डैमेज इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय ए लार्ज पॉजिटिव स्किन फैक्टर। ठीक है, अब जो अपना फॉर्मेशन डैमेज है वो अपन किससे इंडिकेट करते हैं, कौन सा फैक्टर होता है जिसको कंसीडर करते हैं, वो अपन को बताते हैं कि अपना फॉर्मेशन डैमेज है। तो जनरली अपन ने देखा कि जो स्किन फैक्टर होता है वो जनरली अपन जो अपना प्रेशर ट्रांजिट एनालिसिस होता है वो आपके वेल टेस्टिंग में आएगा। तो ट्रांजिट एनालिसिस करते हैं, उसमें पता करते हैं कि जो स्किन फैक्टर है उसको वहां से डिटरमाइन करते हैं। स्किन फैक्टर आपका अगर पॉजिटिव है देन वो इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे फॉर्मेशन डैमेज है। अगर वो नेगेटिव है स्किन फैक्टर, इसका मतलब ये है कि आपने वहां पे वेल स्टिमुलेशन टेक्निक्स को अप्लाई किया है और उस फॉर्मेशन डैमेज को रिमूव किया है। ठीक है, अगर स्किन फैक्टर आपका 0 है देन वहां पे ना तो फॉर्मेशन डैमेज है ना ही आपने कोई भी वेल स्टिमुलेशन टेक्निक्स को अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये था बेसिक कि अपन वेल स्टिमुलेशन टेक्निक्स जो अप्लाई कर रहे हैं या फॉर्मेशन डैमेज को रिमूव करना कब कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो भी अपना सैंडस्टोन या एसिड ट्रीटमेंट अपन कर रहे हैं, एसिडाइजेशन कर रहे हैं, उसमें जनरली क्या होता है एसिड एंड रॉक का रिएक्शन होता है। तो अपन वो देखते हैं कि प्राइमरी जो एसिड एंड रॉक का इंटरेक्शन है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन सी चीजें इंटरेक्ट कर रही है उसमें। ठीक है, तो एसिड अब जो मिनरल्स है रॉक है उसमें अलग अलग टाइप के सैंडस्टोन रॉक में अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं, उनको मिलके मिनरल्स से मिलके आपका वो मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है। तो उसमें कौन कौन से जनरली जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, एक तो मोनोमोरेटोलाइट जिसको अपन बेंटोनाइट बोल सकते हैं, काइलोनाइट होती है, कैल्साइट होता है, डोलोमाइट होता है, सिडेराइट होता है, क्वार्ट्ज होता है, या फिर ये सारे मेजर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी सैंडस्टोन में। ठीक है, these minerals can be either from invasion of the external fluid during the drilling, cementing and well completion, or from host materials that exist in the naturally occurring rock formation। अब जो ये सैंडस्टोन मैट्रिक्स है उसके कोर्स में अपन ने बोला कि ये सारे मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं या होते हैं, तो ये मिनरल्स या तो जो अपनी होस्ट रॉक है जो रॉक है उसके जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर जो अपन ने सीमेंटिंग किया है या फिर ड्रिलिंग किया है या वेल कंप्लीशन प्रोसीजर हुआ है
उसकी वजह से वहाँ पे चले गए हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसिड, अब जो ये वाले मिनरल्स है इनको डिसॉल्व करना पड़ेगा तभी वो फॉर्मेशन क्या होगा, आपका फॉर्मेशन डैमेज जो हुआ है, जो पोर्स है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मिनरल्स चले गए हैं और उन पोर्स को ब्लॉक किया है, मतलब बेसिकली जो परमेबिलिटी थी उसको डैमेज किया है। तो ये जो सैंडस्टोन है इसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट है उसके पोर्स में, उनको डिसॉल्व करने के लिए बेसिकली कौन सा एसिड यूज करते हैं, तो मोस्ट कॉमनली एसिड्स used for dissolving these minerals are the hydrochloric acid and hydrofluoric acid। तो अपन जनरली हाइड्रोफ्लोरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं इन मिनरल्स को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। देन देखते हैं कि इसमें जो अपन ने बोला कि रॉक एंड मिनरल का एसिड एंड रॉक का जो इंटरेक्शन हो रहा था उनमें प्राइमरी केमिकल रिएक्शंस क्या-क्या हो सकती है, ठीक है। The primary chemical reactions, silicate minerals such as clays and feldspar in sandstone pores are normally removed using mixtures of hydrofluoric acid and hydrochloric acid। जो भी ये मिनरल्स प्रेजेंट हैं सैंडस्टोन में उनको अपन डिसॉल्व कैसे करते हैं कि जनरली या तो हाइड्रोफ्लोरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करेंगे और उससे डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। whereas carbonate minerals are usually attacked with the HCl acid। जो अपन जनरली सैंडस्टोन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वहां पे अपन मिक्सचर यूज करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जैसे अपन ने बात करी थी कि अपन 3% बाय वेट HF यूज करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्लस 12% HCl का यूज करते हैं और इसको अपन बोलते हैं मड एसिड, ठीक है। तो ये बेसिकली अपन सैंडस्टोन मैट्रिक्स के लिए यूज करते हैं, इसको मड एसिड बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका कार्बोनेट वाला है उसमें जो भी अपन मिनरल को डिसॉल्व करेंगे वो जनरली HCl के साथ यूज करते हैं। अब ये भी बात करेंगे कि यहाँ पे जो कार्बोनेट वाला है CaCO3 इसके साथ अपन HF क्यों यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते या क्यों नहीं करते, वो अपन नेक्स्ट देखेंगे कार्बोनेट डिजाइनिंग में, ठीक है। अगर यहाँ पे देखना चाहे तो वो भी है कि जैसे कार्बोनेट है तो ये कार्बोनेट रिएक्शन करेगा CaCO3 प्लस 2HF, तो ये क्या बनेगा CaF2 जो ये CaF2 बनेगा ये क्या करेगा एक प्रेसिपिटेट बना देता है, ठीक है, एक प्रेसिपिटेट की तरह वहां पे जम जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपन HF को कार्बोनेट में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए वहां पे अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करते हैं ना कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। ये मेनली जो एसिड अपन सिलेक्शन एसिड का सिलेक्शन है कि कौन सा एसिड अपन किस में यूज करते हैं, ठीक है। The amount of acid required to dissolve a given amount of mineral is determined by the stoichiometry of the chemical reaction। अब कितना अमाउंट ऑफ एसिड अपन को रिक्वायर्ड होगा किसी भी मिनरल को डिसॉल्व करने के लिए, उसको अपन डिटरमाइन किससे करेंगे कि एसिड की डिसॉल्विंग पावर कितनी है, ठीक है। तो वो डिसॉल्विंग पावर है डिसॉल्विंग मिनरल की उसकी एसिड की डिसॉल्विंग पावर, और वो किससे डिटरमाइन करेंगे कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका स्टोइकियोमेट्रिक नंबर क्या है या स्टोइकियोमेट्री क्या है उस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं तो सिंपल रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोक्लोरिक एंड CaCO3, अगर कार्बोनेट में HCl की बात करते हैं जो HCl एसिड अपन यूज करते हैं, it requires 2 moles of HCl is needed to dissolve the 1 mole of CaCO3। इसका मतलब ये है कि जो बेसिक रिएक्शन होगा अपना वो क्या होगा कि 1 mole of CaCO3 को अगर इतना 1 mole of CaCO3 मतलब कार्बोनेट अगर मिनरल है अपना उसको डिसॉल्व करना है तो अपन को 2 mole of HCl रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो इस स्टोइकियोमेट्री में अगर नंबर की बात करें तो ये आपका एसिड का स्टोइकियोमेट्रिक नंबर है वो 2 है और ये जो मिनरल है उसका स्टोइकियोमेट्रिक नंबर है वो 1 है, ठीक है। तो अपन जो भी एसिड है उसके डिसॉल्विंग पावर को डिटरमाइन करेंगे तो वो स्टोइकियोमेट्रिक नंबर है जो केमिकल रिएक्शन का उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि डिसॉल्विंग पावर क्या होती है एसिड की। एसिड की डिसॉल्विंग पावर क्या होती है, more convenient way to express the reactions stoichiometry is the dissolving power। जो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री है उसको अगर अपन और कन्वीनियंट वे में एक्सप्रेस करना चाहे तो अपन निकाल सकते हैं कि एसिड का डिसॉल्विंग पावर क्या है, ठीक है। और डिसॉल्विंग पावर है वो दो टाइप का होता है, एक वॉल्यूमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर होता है, एक होता है आपका ग्रेविमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर, ठीक है। तो ग्रेविमेट्रिक क्या होता है, the dissolving power on a mass basis is called the gravimetric dissolving
डिसॉल्विंग पावर एंड इट इज डिफाइंड एज, ये आपका फॉर्मूला होगा। मतलब इसमें क्या है कि जो मास बेसिस पे अगर अपन डिसॉल्विंग पावर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, तो वो आपका ग्रेविमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर होगा एसिड का, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला इसने दिया है, ये क्या है, ये आपका बीटा है जो ग्रेविमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर है, इसमें पाउंड्स मिनरल पर पाउंड सॉल्यूशन, ठीक है। देन यहाँ पे जो Ca सबस्क्रिप्ट में Ca रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये है वेट फ्रैक्शन ऑफ द एसिड इन द एसिड सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन में एसिड का कितना वेट फ्रैक्शन है उसको डिटरमाइन कर रहा है। यहाँ पे V और सबस्क्रिप्ट में M है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टोइकियोमेट्रिक नंबर ऑफ द मिनरल, जो मिनरल है उसका स्टोइकियोमेट्रिक नंबर कितना है, दैट Va है अपॉन में, वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोइकियोमेट्रिक नंबर ऑफ द एसिड। एसिड का स्टोइकियोमेट्रिक नंबर क्या है, देन यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर वेट है किसका, मिनरल का, और ये मॉलिक्यूलर वेट है एसिड का, ठीक है। तो आपकी डिसॉल्विंग पावर है ग्रेविमेट्रिक, वो क्या हो गई, बीटा इक्वल्स टू C सबस्क्रिप्ट में A मिनरल का स्टोइकियोमेट्रिक नंबर अपॉन में एसिड का स्टोइकियोमेट्रिक नंबर, देन मिनरल का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एसिड, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हैं कि डिसॉल्विंग पावर क्या होगी, ग्रेविमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर क्या होगी किसी भी एसिड, ठीक है। ये था ग्रेविमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर। नेक्स्ट अपन देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर। The dissolving power on a volume basis is called the volumetric dissolving power and is related to the gravimetric dissolving power through the material densities। अब जो आपकी वॉल्यूमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर है वो किससे, जो ग्रेविमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर है उससे रिलेटेड कैसे है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आपको गिवन है, ये x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर ऑफ द एसिड सॉल्यूशन, फीट क्यूब मिनरल पर फीट क्यूब सॉल्यूशन, ठीक है। और ये आपकी ग्रेविमेट्रिक पावर है, तो ये x वॉल्यूमेट्रिक पावर इक्वल्स टू हो जाएगा बीटा, जो कि आपकी ग्रेविमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर है, और ये डेंसिटी ऑफ एसिड अपॉन डेंसिटी ऑफ मिनरल, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर है, उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका डिसॉल्विंग पावर क्या होगा, ठीक है। तो डेंसिटी यहाँ पे अपन को किसने गिवन है, पाउंड्स पर फीट क्यूब में, तो अगर आपको ग्राम पर सेंटीमीटर में दिया है तो आप उसको 62.4 से मल्टीप्लाई करके पाउंड पर फीट क्यूब में डिटरमाइन कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन देखेंगे सिलेक्शन ऑफ एसिड। जो डिजाइनिंग है उसमें अपन कौन सा एसिड सेलेक्ट करेंगे, पहले तो अपन ने देखा कि कौन-कौन सी रिएक्शंस होगी, कौन-कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और उन मिनरल्स को डिसॉल्व करने के लिए किसी भी एसिड की डिसॉल्विंग पावर कितनी होती है या उसको किस बेसिस पे अपन डिटरमाइन कर रहे हैं वो देखा था। अब देखिए फर्स्ट थिंग की सिलेक्शन ऑफ द एसिड। अब सिलेक्शन ऑफ द एसिड किस पे डिपेंड करेगा वो देखते हैं। एसिड टाइप एंड एसिड कंसंट्रेशन इन एसिड सॉल्यूशन यूज्ड इज in acidizing is selected on the basis of the minerals in the formation and the field experience, ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ एसिड अपन यूज करेंगे और उसकी कंसंट्रेशन एसिड की कितनी लेंगे वो डिपेंड करेगा किस पे, कि आपके वहां पे कौन से मिनरल को आप डिसॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने देखा कि सैंडस्टोन के लिए अपन जनरली मड एसिड यूज करते हैं, जो मिक्सचर होता है हाइड्रोफ्लोरिक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है, जबकि कार्बोनेट के लिए अपन क्या करते हैं, ओनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। तो वो सिलेक्शन उस पर भी डिपेंड करेगा कि किस टाइप की मिनरोलॉजी है फॉर्मेशन की। देन उसके अलावा उस पर भी डिपेंड करेगा कि उस फील्ड में पर्टिकुलरली पहले कौन सा एसिड एसिडाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। Like for sandstone, the typical treatments usually consist of a mixture of 3% 3-8% hydrofluoric and 12-8% HCl, जिसको अपन बोलते हैं मड एसिड बोलते हैं। इसको यूज करते हैं तो उसके साथ अपन क्या करते हैं 15-8% HCl का प्री फ्लश यूज करते हैं। प्री फ्लश मतलब इस एसिड को इंजेक्ट करने से पहले अपन उसमें से प्री फ्लश यूज करते हैं, मतलब 15% HCl 8% से HCl का एक मिक्सचर अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रिपेयर करेंगे, देन उससे अपन प्री फ्लश करेंगे, एक बार उससे वॉश करेंगे, देन इस वाले एसिड को अपन इंजेक्ट करेंगे इस एसिड मिक्सचर को, ठीक है। देन अपन देखते हैं एसिड वॉल्यूम रिक्वायरमेंट। जो एसिड है उसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा वो अपन को डिटरमाइन करना है, ठीक है। द एसिड वॉल्यूम शुड बी हाई एनफ टू रिमूव द नियर वेलबोर्ड फॉर्मेशन डैमेज
and low enough to reduce the cost of the treatment. अब जो एसिड वॉल्यूम है वो इतना अपना एनफ होना चाहिए कि जो भी नियर वेलबोर फॉर्मेशन डैमेज है उसको रिमूव करें, और इतना ऐसा होना चाहिए कि उसमें बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आना चाहिए, जो ट्रीटमेंट का कॉस्टिंग है उसको भी रिड्यूस करें, ठीक है। The selection of an optimum acid volume is complicated by the competing effects, ठीक है। तो जो एक्यूरेटली कितना वॉल्यूम अपन को रिक्वायर्ड होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि अपन को एक ऑप्टिमम वॉल्यूम अपन जो रिक्वायर्ड है उसको अपन देखें या कितना लेना है, वो एक्चुअली अपन ऑप्टिममली डिटरमाइन नहीं कर पाते, पर हाँ नियरली ले सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। The volume of acid needed depends strongly on the depth of the damage zone, which is seldom known. मतलब इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मेशन डैमेज है वो कितनी डेप्थ तक है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मैं देखूं कि फॉर एग्जांपल ये जो वेल्वोर है उससे few feet मतलब only 2 feet तक की फॉर्मेशन डैमेज है दोनों साइड में, देन मुझे एसिड वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होगा वो कितना होगा, या फिर ये अगर 4 feet तक है तब एसिड वॉल्यूम रिक्वायरमेंट क्या होगा। तो वो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो फॉर्मेशन डैमेज जो है वो कितनी डेप्थ तक है। अगर 4 फीट तक है तो उसको रिमूव करने के लिए अपन को एसिड का वॉल्यूम है वो ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा कंपेयर टू 2 फीट का जो फॉर्मेशन डैमेज है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो वो उसकी डेप्थ पे भी डिपेंड करता है कि कितनी डेप्थ है, ठीक है। Also the acid will never be distributed equally to all parts of the damage formation, एंड ये भी होता है कि रॉक में जब अपन एसिड इंजेक्ट करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मेशन डैमेज है उसमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि वो रैंडमली हो सकता है, एक जगह ज्यादा चला गया हो एक जगह कम चला गया, ठीक है। तो ये भी होता है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो वो भी अपन को कंसीडर करना होगा वो फैक्टर की, ठीक है। The efficiency of the acid treatment and therefore acid volume also depends on the acid injection rate. अब जो एसिड वॉल्यूम है वो एसिड के इंजेक्शन रेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। एसिड इंजेक्शन रेट क्या होगा उस पे, टू एंश्योर दैट एन एडुकेट अमाउंट ऑफ एसिड contain the most of the damage formation, a larger amount of acid is necessary. अपन चाहते हैं कि एडुकेटली वो पूरे फॉर्मेशन को अच्छे से जो भी डैमेज फॉर्मेशन है उसको अच्छे से कांटेक्ट करे या सही से कांटेक्ट करे, तो अपन को जो एसिड का वॉल्यूम होगा जितना रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा ज्यादा एसिड का वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा या अपन उसको ज्यादा सा लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब जो एसिड अपन ने वॉल्यूम लिया है, द एसिड फ्री फ्लश वॉल्यूम इज यूजुअली डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द वॉइड वॉल्यूम कैलकुलेशन। अब जो एसिड का वॉल्यूम है वो कितना रिक्वायरमेंट होगा फ्री फ्लश के लिए, वो अपन देखते हैं कि कितना वॉइड का वॉल्यूम है, वहां पे जो वॉइड प्रेजेंट है यानी कि जो पोर वॉल्यूम है वो कितना है उसके बेसिस पे अपन निकालते हैं कि एसिड का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो वो जो मिनिमम रिक्वायर्ड होगा एसिड का वॉल्यूम वो अपन कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका है V1, ये क्या है Va जो सबस्क्रिप्ट में A है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एसिड वॉल्यूम, ठीक है। द रिक्वायर्ड मिनिमम एसिड वॉल्यूम जो कि फीट क्यूब में अपन निकाल रहे हैं जनरली, वो कोई भी यूनिट में हो सकता है, आपको यूनिट देखना है, यहाँ पे कोई कन्वर्जन फैक्टर अपन ने यूज नहीं किया है, बट मेक श्योर करना है कि सारी यूनिट्स या सारे वॉल्यूम की यूनिट्स है वो सेम उसमें हो, सेम यूनिट सिस्टम में हो, ठीक है। देन यहाँ पे फीट क्यूब में है कि ये वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है, ये Vm है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ द मिनरल्स टू बी रिमूव्ड, वो भी फीट क्यूब में है कि कितना वॉल्यूम है मिनरल्स का उस जिसको अपन को रिमूव करना है, ठीक है। अपॉन में दिया है x, जो x अपन ने देखा था वो आपकी क्या होगी बीटा इनटू डेंसिटी ऑफ एसिड अपॉन डेंसिटी ऑफ मिनरल, जो कि आपकी वॉल्यूमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर होती है, जो अपन ने अभी पीछे स्लाइड में देखा था कैसे निकालते हैं उसको, ठीक है। देन P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल पोर वॉल्यूम, वो भी किसमें है फीट क्यूब में, और Vm है वो आपका ये सेम है वॉल्यूम ऑफ द मिनरल्स टू बी डिसॉल्व। तो ये आपका बेसिकली फॉर्मूला है कि कितना मिनिमम एसिड वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो ये Vm का वैल्यू है यानी ये जो मिनरल जो डिसॉल्व करने हैं रिमूव करने हैं उनका वॉल्यूम कैसे डिटरमाइन करेंगे, और जो ये पोर वॉल्यूम है इनिशियल पोर वॉल्यूम उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो वो देखते हैं अपन, ये जो मिनरल का वॉल्यूम है वो होगा आपका पाई, यानी कि वॉल्यूम होता है जनरली एरिया इनटू क्या होता है लेंथ होता है, ठीक है। तो उससे निकालेंगे क्या हाइट होता है, तो ये पाई, फिर ये r a स्क्वायर जहां पे r a रिप्रेजेंट कर रहा है किसको रेडियस ऑफ द एसिड ट्रीटमेंट,
फीट में, मतलब कितनी फॉर्मेशन डैमेज या फॉर्मेशन डैमेज की डेप्थ कितनी है, कितनी डेप्थ तक फॉर्मेशन आपका डैमेज हुआ है, उसकी क्या रेडियस है जिसको ट्रीट करना है, ठीक है, उसका स्क्वायर माइनस RW का स्क्वायर, या कि रेडियस ऑफ द वेल बोर है वो भी फीट में गिवन है, मल्टीप्लाई में इनटू 1 माइनस 5, ठीक है, 1 माइनस 5 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें से 1 माइनस जितना भी कोर वॉल्यूम माइनस किया तो वो मिनरल का वॉल्यूम है, ठीक है, पोरोसिटी है आपका 5 यहाँ पे, और C और सबस्क्रिप्ट में M है वो रिप्रेजेंट आपका कर रहा है मिनरल कंटेंट वॉल्यूम फ्रैक्शन में, कि मिनरल कंटेंट कितना है जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है, वो उसका वॉल्यूम फ्रैक्शन कितना है जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। देन कोर वॉल्यूम है आपका वो पाई RA का स्क्वायर माइनस RW का स्क्वायर इनटू 5, ठीक है, तो ये आपका दिखाएगा कोर वॉल्यूम और मिनरल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस 5 इसलिए किया है कि जितना 1 माइनस जितने भी वॉइड्स थे या जो पोर्स है उनको माइनस कर दिया तो पीछे जो रॉक मैट्रिक्स बची है वो कौन है, मिनरल से मिलके बनी है, तो वो मिनरल के वॉल्यूम को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये था आपका मिनिमम एसिड वॉल्यूम रिक्वायरमेंट कैसे निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एसिड इंजेक्शन रेट। जो एसिड है उसकी इंजेक्शन रेट क्या होगी। जनरली अपन ने देखा कि जो सैंडस्टोन एसिडाइजेशन कर रहे हैं या मैट्रिक्स एसिडाइजेशन कर रहे हैं उसमें अपन ने बोला कि जो एसिड को इंजेक्ट करते हैं उसकी जो इंजेक्शन रेट है या इंजेक्शन प्रेशर है वो लेस देन होता है फ्रैक्चर प्रेशर से, ठीक है। जबकि कार्बोनेट एसिडाइजिंग प्रोसेस करते हैं या एसिडाइजेशन करते हैं तो उसमें जो भी अपना एसिड का इंजेक्शन रेट होता है या इंजेक्शन प्रेशर होता है वो ग्रेटर देन होता है फ्रैक्चर प्रेशर से, ठीक है, क्योंकि उसमें अपन फ्रैक्चर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एसिड इंजेक्शन रेट क्या होगा, इट शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द मिनरल डिसोल्यूशन एंड रिमूवल एंड डेप्थ ऑफ द डैमेज जोन। ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप के मिनरल को आप डिसॉल्व कर रहे हो, डेप्थ ऑफ द डैमेज जोन क्या है, उसके अलावा क्या कौन से मिनरल को आप वहां से रिमूव कर रहे हो डिसॉल्व करके, ठीक है। Selecting an optimum injection rate is difficult process because the damage zone जो है उसको अपन करेक्टली अपन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिटरमाइन कर सकते हैं बट एग्जैक्टली अपन को पता नहीं होता है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। It is not known with any accuracy and the competing effects of mineral dissolution and reaction product precipitation। मतलब उसके अलावा अपन को ये नहीं पता है कि वो वहाँ पे रिएक्शन है वो कितनी कंफर्टेबल रहेगी, ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा। देयर इज ऑलवेज एन अपर लिमिट ऑन द एसिड इंजेक्शन रेट दैट इज इंपोज्ड बाय द फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर, ठीक है। जो एसिड की इंजेक्शन रेट है उस पे अपन को पता है कि फ्रैक्चर प्रेशर है उससे ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि अपन सैंडस्टोन मैट्रिक्स एसिडाइजेशन की डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स एसिडाइजेशन में अपन को पता है कि अपन जो इंजेक्शन प्रेशर या इंजेक्शन रेट ले रहे हैं वो फ्रैक्चर प्रेशर या फ्रैक्चर ग्रेडियंट है उससे कम पे ले रहे हैं, ठीक है। एंड द एसिड इंजेक्शन रेट है उसको और भी लिमिटेड कर सकते हैं, सरफेस इंजेक्शन प्रेशर अपने पास कितना अवेलेबल है, जो भी पंपिंग यूनिट अपन ने एसिड को पंप करने के लिए लगाया है जो वो पंप है उसका इंजेक्शन रेट मैक्सिमम कितना है उसके अकॉर्डिंग अपन सरफेस की जो इंजेक्शन रेट है उसको लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि आपका बेसिकली सरफेस इंजेक्शन जो रेट है वो प्लस जो फ्रैक्चर इंजेक्शन फ्रैक्चर प्रेशर है उन दोनों के बीच में एक ऑप्टिमम इंजेक्शन रेट आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी एसिड को इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब जो एसिड इंजेक्शन रेट है उसका फॉर्मूला है कि Q इंजेक्शन है वो कितना है मैक्सिमम इंजेक्शन रेट किसमें है बैरल्स पर मिनट में। अब ये यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ये आप फॉर्मूला याद रख रहे हैं तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो इंजेक्शन रेट है वो किसमें है बैरल्स पर मिनट में है। बहुत सी बार बैरल्स पर डे में पूछता है तो आपको मिनट को डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसका फॉर्मूला है 4.917 × 10 to power -6। ये आपका सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर है जिसको कन्वर्ट किया है जो अपनी 0.00708 वो जो फॉर्मूला था उसमें बैरल्स पर डे में था उसको कन्वर्ट किया है इसमें बैरल्स पर मिनट में, ठीक है। देन आपका K × H जहाँ पे K परमेबिलिटी है किसकी अनडैमेज फॉर्मेशन की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है डैमेज फॉर्मेशन की परमेबिलिटी नहीं लेनी है, जो अनडैमेज फॉर्मेशन है उसकी परमेबिलिटी गिवन है उसको लेना है, ठीक है।
देन एच है वो क्या है, थिकनेस ऑफ द पेजोन टू बी ट्रीटेड, जिस पेजोन को अपन ट्रीट कर रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी है, वो किस में है, फीट में है, और परमेबिलिटी आपकी मिलीडार्सी में, ठीक है। इनका भी यूनिट आपको ध्यान रखना है अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं तो, ठीक है। देन पी ब्रेकडाउन प्रेशर है, फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन प्रेशर है वो पीएसआई में है, माइनस पी बार वो आपका रिजर्वॉयर का प्रेशर है पीएसआई में, ठीक है, माइनस डेल्टा पी ये क्या है, सेफ्टी मार्जिन है 200 टू 500 psi, ठीक है। अब ये जो सेफ्टी मार्जिन है वो आपको गिवन है, देन वैलिड अगर नहीं गिवन है देन आप 200 जनरली जो अपन कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो आप 200 psi कंसीडर करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं गिवन है देन 200 ले सकते हैं, अगर गिवन है देन आपको कंसीडर करने की अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन है आपका म्यू ए वो आपका विस्कोसिटी ऑफ द एसिड सॉल्यूशन है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये एसिड सॉल्यूशन की विस्कोसिटी है, ठीक है। देन ln ऑफ 0.472 r e upon r w, जो r है वो डेंडेस रेडियस है आपकी फीट में, r w है वो वेलबोर की रेडियस है फीट में, प्लस s वो आपका स्किन फैक्टर है, वो गिवन है देन ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो आपको 0 कंसीडर करना है, ठीक है। वो अगर पॉजिटिव गिवन है देन यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू में होगा, अगर नेगेटिव गिवन है तो वो यहाँ पे माइनस में कंसीडर होगा, ठीक है। जो जिस सिंबल के साथ गिवन है वो वैसे कंसीडर होगा, ठीक है। तो ये था आपका मैक्सिमम इंजेक्शन रेट क्या होगा एसिड का। देन है एसिड इंजेक्शन प्रेशर, जो एसिड का इंजेक्ट करने का प्रेशर है वो क्या होगा, इन मोस्ट ऑफ द एसिड ट्रीटमेंट ऑपरेशंस ओनली द सरफेस ट्यूबिंग प्रेशर इज मॉनिटर्ड, जनरली अपन क्या करते हैं कि जो सरफेस की ट्यूबिंग है उसके प्रेशर को ही मॉनिटर करते हैं, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू प्रिडिक्ट द सरफेस इंजेक्शन प्रेशर एट द डिजाइन स्टेज फॉर द पंप सिलेक्शन, अगर मुझे किसी भी मतलब मुझे इंजेक्शन प्रेशर डिटरमाइन करना पड़ेगा एसिड का कि मुझे किस प्रेशर के साथ एसिड को इंजेक्ट करना है, ठीक है। तो उस प्रेशर को मुझे अगर डिटरमाइन करना है देन डिजाइन स्टेज में मुझे कौन से टाइप का पंप सेलेक्ट करना है उसके लिए मुझे इंजेक्शन प्रेशर पता होना चाहिए, ठीक है। द सरफेस ट्यूबिंग प्रेशर इज रिलेटेड टू द बॉटम और फ्लोइंग प्रेशर, जो सरफेस की ट्यूबिंग का प्रेशर है जिसको जनरली अपन मॉनिटर करते हैं वो बॉटम और की फ्लोइंग प्रेशर से कैसे रिलेटेड है, उसके लिए फॉर्मूला है आपका कि ये जो psi है सरफेस इंजेक्शन प्रेशर है उसको कैसे निकालते हैं, वो है psi सरफेस इंजेक्शन प्रेशर इक्वल टू pwf बॉटम और फ्लोइंग प्रेशर माइनस डेल्टा ph जो कि आपका है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्रॉप, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्रॉप कितना है वो है आपका डेल्टा ph प्लस डेल्टा pf वो आपका फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप, ये जो फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप है वो आपको जनरली गिवन होगा, इसका ऑल्दो फॉर्मूला भी है बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देन जनरली क्या होता है कि जो फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप है वो आपको गिवन होगा, ठीक है। तो ये आपका सरफेस इंजेक्शन प्रेशर आ जाएगा कि किसी भी अगर डिजाइनिंग स्टेज में मुझे इंजेक्शन प्रेशर चाहिए एसिड का इंजेक्शन प्रेशर वो कैसे निकालना है, ठीक है। देन अपन देखते हैं एक न्यूमेरिकल कि अगर इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत सी बार गेट में हर बार ऑलमोस्ट हर बार पूछा गया है, यहाँ पे अपन जनरली फील्ड यूनिट्स में यूज करते हैं पर वहाँ पे बहुत सी बार जैसे मीटर क्यूब में दिया है ऐसा यूनिट में दिया है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी यूनिट सिस्टम में दिया है, ठीक है। अब अब एग्जांपल है एक सैलिनिस्टोन विद ए पोरोसिटी ऑफ 0.2 मतलब उसकी पोरोसिटी गिवन है, परसेंट में नहीं गिवन होगी, 0.2 गिवन है कि उसका पोरोसिटी है वो 0.2 है, कंटेनिंग 10 वॉल्यूम परसेंट कैल्साइट CaCO3, जो अपन ने मिनरल का वॉल्यूम फ्रैक्शन बोला था वो इसने दिया है कितना 10% है, ठीक है। इज टू बी एसिडाइज्ड विद द हाइड्रोफ्लोरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक मिक्सचर सॉल्यूशन, मतलब आपका जो एसिड यूज कर रहे हैं वो HF एंड HCl का मिक्सचर है, जो मड एसिड है उसको यूज कर रहे हैं। A pre-flush of 15% HCl solution is to be injected ahead of the mixture to dissolve the carbonate minerals and establish a low pH environment, ठीक है। जनरली जो अपन pre-flush यूज कर रहे थे 15% HCl का, वो क्यों कर रहे थे कि अपन जो भी अगर वहाँ पे कार्बोनेट मिनरल्स प्रेजेंट है उनको डिसॉल्व करके एक लो पीएच का एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ठीक है। तो इन्होंने भी सेम इस क्वेश्चन में बोला है कि इतना 15% का उसने HCl का pre-flush यूज किया है, ठीक है। If the HCl pre-flush is to be remove all the carbonates in the region within the 1 feet, अब जो HCl का pre-flush अपन ने यूज किया था उसको क्या करना है कि 1 feet
जो कार्बोनेट है फॉर्मेशन डैमेज रीजन है उसका उसने रेडियस दिया कि 1 फीट बियॉन्ड a point 3 to 8 feet वेलपोर रेडियस बिफोर द HCl स्टेज एंटर्स। ठीक है, अब इसने ये बोला कि जो 1 फीट है उसके बियॉन्ड जो वेलपोर रेडियस है 0.3 to 8 उसके बियॉन्ड 1 फीट आपको जाना है और उतना फॉर्मेशन डैमेज है उसको आपको रिमूव करना है HCl प्री फ्लश के द्वारा। जब उससे पहले किससे पहले जब आप मड एसिड डाल रहे हैं उससे पहले। ठीक है, the formation damage what minimum pre-flush volume is to be required in terms of the gallon per feet of the phase on। अब ये पूछ रहा है कि जो भी आपका मिनिमम प्री फ्लश यानी कि एसिड का जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा वो आपको कितना रिक्वायर्ड होगा वो आपको बताना है। अगर पर फीट ऑफ जो भी आपका फेज ऑन है उसकी गैलन्स के टर्म में बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। फर्स्ट अपन ने देखा था वॉल्यूम ऑफ CaCO3 टू बी रिमूव, कितना वॉल्यूम अपन को जो मिनरल का है मिनरल वॉल्यूम है कितने जो अपन ने V मिनरल का वॉल्यूम देखा था उसमें से कितना रिमूव करना है। ठीक है, तो इसमें अपन ने फॉर्मूला देखा था V मिनरल का वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई RA एसिड जो एसिड ट्रीटमेंट की रेडियस है उसका स्क्वायर माइनस RW वेलपोर की रेडियस का स्क्वायर इनटू 1 - 5 इनटू CM आपका वहां पे क्या था रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो भी मिनरल कंटेंट है उसका कितना वॉल्यूम फ्रैक्शन है। तो वो आपका ऑलरेडी गिवन है कि वो 10% है तो उसको परसेंट में वॉल्यूम फ्रैक्शन में कंसीडर करेंगे तो वो आपका 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई और ये आपने 1.3 to 8 क्यों लिया है क्योंकि उसने बोला है कि जो भी क्वेश्चन है उसमें इसने बोला है कि जो भी आपका 1 फीट के बियॉन्ड जाना है आपको। ठीक है, तो जनरली अपन अगर वेलपोर का एग्जांपल ले रहा है यहाँ पे डायग्राम बनाए तो वो क्या होगा, जैसे अपन ने बोला कि ये आपकी वेलपोर है, यहाँ से वेलपोर का रेडियस क्या होगा, ये वेलपोर का रेडियस हो गया आपका RW। ठीक है, और इसके 1 फीट बियॉन्ड मतलब इसके 1 फीट ये भी कंसीडर इसको इसके साथ ऐड करना, ये 1 फीट है। ठीक है, तो इसको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा अगर वो बोलेगा कि 1 फीट के बियॉन्ड जाना है आपको। अगर वो नहीं बोलता है बियॉन्ड या फिर कुछ एक्स्ट्रा टर्म उसके साथ यूज नहीं करता तो डायरेक्टली जितनी एसिड की वो ट्रीटमेंट की रेडियस अगर 1 फीट गिवन है तो आप 1 फीट ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, बट इसने बोला कि वेलपोर रेडियस इतनी है उसके बियॉन्ड 1 फीट बोला है देन आपको वेलपोर रेडियस को भी उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो अपन ने वही किया है, तो ये 1.328 इसका स्क्वायर माइनस वेलपोर की रेडियस 0.328 का स्क्वायर इनटू 1 माइनस पोरोसिटी आपका गिवन है 0.2 वो माइनस कर दिया एंड डायरेक्ट फार्मूले में पुट किया तो ये आपका 0.42 फीट क्यूब में मिनरल का इतना वॉल्यूम ऑफ मिनरल है जिसको अपन को रिमूव करना है। ठीक है, देन अपन ने क्या निकाला कि इनिशियल पोर वॉल्यूम क्या है उसके लिए फार्मूला था अपना पाई रेडियस ऑफ एसिड ट्रीटमेंट रेडियस का स्क्वायर माइनस RW यानी वेलपोर की रेडियस का स्क्वायर इनटू 5। तो ये गिवन है पाई और ये 3.328 और ये गिवन रेडियस है और ये 0.2 पोरोसिटी गिवन है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1.05 फीट क्यूब। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल पोर वॉल्यूम आ गया। देन आप अपन ने वहां पे देखा था ये फॉर्मूला आपका क्या था, ये वाला था मिनिमम एसिड वॉल्यूम रिक्वायरमेंट के लिए। तो यहाँ पे Vm की वैल्यू अपने पास आ गई है, V पोर वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है। अब जो ये X था जो कि वॉल्यूमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर थी वो अपन को निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने बोला था इसका फॉर्मूला में यहाँ पे क्या था बीटा इनटू डेंसिटी ऑफ एसिड अपॉन डेंसिटी ऑफ मिनरल। तो ये बीटा की वैल्यू अपन को डिटरमाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू के लिए अपने फॉर्मूला लिखा था Ca stoichiometric number of the mineral upon stoichiometric number of the acid और मल्टीप्लाई में molecular weight of the mineral upon molecular weight of the acid। ठीक है, तो यहाँ पे आपका Ca कितना गिवन है क्योंकि अपन ने 15% बाय वेट अपन ने लिया था HCl का तो वो कितना कंटेंट है 15% मतलब 0.15 हो गया। तो ये आपका 0.15 आ गया कि एसिड सॉल्यूशन में एसिड का कितना फ्रैक्शन या कितना परसेंट है वो यही रिप्रेजेंट करता है Ca। ठीक है, तो वो आपका 15% गिवन है तो ये आ गया 0.15। ठीक है, फिर अपन ने रिएक्शन बोला था क्या होता है CaCO3 अगर 1 मोल ऑफ CaCO3 को डिसॉल्व करना है तो उसके लिए 2 HCl अपन को रिक्वायरमेंट होता है। तो स्टोइकियोमेट्रिक नंबर अगर अपन देखें मिनरल का तो मिनरल का कितना है 1। ठीक है, देन एसिड का कितना है 2 तो ये यहाँ पे आ गया 2। फिर इसने लिया है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिनरल तो मिनरल क्या है यहाँ पे CaCO3 इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका 100.1 हो गया। ठीक है,
देन HCl का यानी कि मिनरल का मॉलिक्यूलर वेट है वो आपका 36.5 हो गया। तो इसको सॉल्व किया तो ये आपके आ गई डिसॉल्विंग पावर, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर आई है, उससे अपन क्या निकालेंगे, अब ये भी की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, ठीक है। डेंसिटी आपको एसिड का गिवन है कितना 1.07 और उसको अपन ने ये किस में गिवन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 62.4, तो ये पाउंड पर फीट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया पाउंड पर फीट क्यूब में है, ठीक है। और जो यहाँ पे एसिड की वो मतलब जो मिनरल की वो गिवन है वो ऑलरेडी गिवन है 169 फीट क्यूब में, ठीक है। पाउंड पर फीट क्यूब में गिवन है, देन डायरेक्टली पुट कर दिया और ये आपकी वैल्यू आ गई 0.028, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज आ गई, ये वैल्यू पुट कर दी अपन ने यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू v मिनरल की वैल्यू यहाँ पे थी वो निकाली, वो पुट कर दी, ठीक है। देन यहाँ पे x था जो कि आपकी वॉल्यूमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर थी वो अपन ने निकाली थी, यहाँ पे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 4 वॉल्यूम अपन ने इनिशियल 4 वॉल्यूम निकाल लिया था, x की वैल्यू 1.05 थी वो पुट कर दिया। देन जो मिनरल वॉल्यूम था, जो मिनरल डिसॉल्व करने वाले थे उसका कितना वॉल्यूम था वो भी यहाँ पे अपन ने निकाला था, तो वो पुट कर दिया, ठीक है। उससे ये आप क्या आ गया कि ये 6.48 फीट क्यूब 15 HCl सॉल्यूशन इतने फीट के लिए रिक्वायर्ड होगा। अब उसने बोला कि वो किस में चाहिए, अपने को ये फीट क्यूब पर फीट में है, अपन को उसने पूछा है कि वो गैलन्स पर फीट में होना चाहिए। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए अपने मल्टीप्लाई कर दिया 7.48 से, तो ये आ जाएगा 48 गैलन पर फीट, इतना रिक्वायर्ड होगा आपका एसिड का वॉल्यूम, ठीक है। इसके अलावा जो भी इसके नोट्स है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और उसकी डिजाइनिंग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग है वो भी वेल स्टिमुलेशन टेक्निक्स का पार्ट है, तो उसमें कौन कौन से मॉडल्स यूज होते हैं उसकी डिजाइनिंग के लिए और उसकी डिजाइनिंग को सेलेक्ट करने के लिए, और हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग क्यों करते हैं या कहाँ पे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। थैंक यू।